टॉपिक है बेटा जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटम के अंदर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बोर मॉडल से। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ इसकी अच्छे से समझाएंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। और वो उसके अंदर देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी 3 पोस्टुलेट हैं, उन 3 पोस्टुलेट्स को अच्छे से दिमाग में कर ले हुए तो बोर मॉडल आपकी मुट्ठी में होगा। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आना है निश्चित रूप से, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि अपन को क्या है, इसके 3 पोस्टुलेट हैं, उनको अपने अच्छे से तैयार करना है। तो पहली पोस्टुलेट क्या कर रही है, जो रेदरफोर्ड ने बताया वही पोस्टुलेट इसने भी काम में ले ली। कि उसने क्या कहा था कि रेदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करता रहता है, ऑर्बिट करता है। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर लगने वाला जो कूलम्बिक जो फोर्स है वो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है। करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं किसी आर रेडियस के पाथ में। अपन यहाँ पे क्या है, ये जेड ई जो न्यूक्लियस का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है आपका आर रेडियस के पाथ में कर रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है क्या लिखेंगे, एफ ई इक्वस टू एफ सी, यानी यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वस टू क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पहली पोस्टुलेट हो गई आपकी। क्लियर हुआ सबको। यानी आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले 2 फोर्स हैं, एक तो कूलम्बिक फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो एफ ई बराबर एफ सी, पहली पोस्टुलेट। दूसरी पोस्टुलेट उसने ये बताई कि ये इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग कर रहा है, यानी एंगुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मोमेंटम है वो नॉर्मल मोमेंटम नहीं दिया जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बोला जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो एल से डिनोट करते हैं, एम वी आर इक्वस टू क्या लिखोगे, एन एच अपॉन 2 पाई। ये उसकी क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट है। आपको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वस टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इसके बराबर होता है। जो तीसरी पोस्टुलेट है उसने बताई कि इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो उस टाइम पे एनर्जी का वो क्या करेगा, इमिट करेगा। और लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको अलग से समझा देते हैं। जैसे ये 2 एनर्जी लेवल ले लिया अपन ने, E1 यहाँ पे EN2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले में जा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, यानी एच न्यू जो फोटोन आ रहा है वो इसने क्या ले लिया, अब्जॉर्ब कर लिया और कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अपन यहाँ पे नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी 2 एनर्जी लेवल ले लिए, EN2 और ये EN1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका और वो इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहता है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, इमिट कर देगा, एच न्यू फोटोन को वो क्या कर देगा, त्याग देगा और वो कहाँ पे आ जाएगा, भाई नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब है कि 2 कंटिन्यूस एनर्जी जो गैप है EN2, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है EN2 माइनस EN1 इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है ना। तो 2 कंटिन्यूस एनर्जी जो गैप होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है EN2 माइनस EN1 इक्वल्स टू याद रखना है एच न्यू। तो ये 3 पोस्टुलेट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। पहली कुछ भी नहीं है, एक के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर याद रखना है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई याद रखना है। और तीसरा जो आपको याद रखना है EN2 माइनस EN1 इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। ये आपकी क्या होगी, थर्ड पोस्टुलेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना बोर रेडियस। तो बोर रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पोस्टुलेट आपको आनी चाहिए। तो 3 पोस्टुलेट को अपन यहाँ पे देखो शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। पहली और दूसरी पोस्टुलेट आपको याद रखनी है, वो क्या है, आप यहाँ पे क्या देखोगे कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके बराबर था भाई, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दे दें। सेकंड इक्वेशन अपन ने अभी लिखा था फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी एल इक्वस टू एम वी आर इक्वस टू क्या लिखा था, एन एच अपॉन 2 पाई, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे, एन एच अपॉन 2 पाई
एम आर। यहाँ से इस इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं NH/2 एम आर। ये एम आर अपन ने नीचे पहुँचा दिया भाई। इस इक्वेशन को 2 नंबर बोलेंगे, इसको 3 नंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ये आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करनी है। तो क्या करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुटअप करो तो क्या लिखोगे, kZe²/r² इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m/r। और यहाँ पे देखो v² है तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा n²h²/2π, यानी यहाँ पे मैं 4π² लिख रहा हूँ भाई, इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ m² और r², राइट। ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसको थोड़ा सा रीसोल्व कर रहे हैं अपन, तो इधर क्या आ जाएगा, kZe², यहाँ से देखो अपन काटें, ये r², ये आपका r² क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और इधर जो वैल्यू बचेगी, एक को m को देखो, इसको और इसको अपन क्या है, कट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, kZe², इधर क्या आ जाएगा भाई, इक्वल्स टू n²h²/r। ये वैल्यू आ जाएगी 4π²m। ये वैल्यू आपके पास बची है कट पिट कर, kZe² n²h²r 4π²m, और ये r² आपका कैंसिल हो गया था। अब इस r को मैं इधर ले आऊँगा लेफ़्ट साइड में, और ये वैल्यू आ जाएगी n²h²/kZe² इंटू 4π²m। ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, kZe² 4π²m। ये अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, r की जो वैल्यू है वो आपके सामने देखो, k की यहाँ पे वैल्यू मैं पुटअप करने जा रहा हूँ। तो n²h² 1/4πε0 Ze² 4π²m। यहाँ से 4π से 4π कैंसिल कर सकते हो आप, और ये जो वैल्यू ε0 ये ऊपर चली जाएगी आपकी। तो अपन क्या लिखेंगे, ε0 n²h² अपॉन में क्या लिखोगे, Ze² πm। एक बार रीचेक कर लो, ये ε0 ऊपर चला जाएगा, n²h² Ze² अपॉन πm। ये आपकी क्या आ गई है भाई, रेडियस आ गई है कंप्लीट रूप से, जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, r की जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, n² के। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी रेडियस क्या है, बढ़ती जाएगी। बाकी सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अपन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें। देखो 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी देख रहे हो, जेड के ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। 4 हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें तो H एटम के लिए क्या लिखोगे, Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ε0 n²h² अपॉन Z की एक वैल्यू रख रहे हैं अपन E² πm। ठीक है, यहाँ से अपन क्या है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन जानते हैं। सभी की जो वैल्यू लिखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दूसरी n कांस्टेंट वैल्यू ε0 की आप जानते हो 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट भी आपको याद रखनी है। वो यूनिट क्या होती है, देखो अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो F न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है भाई। फिर E चार्ज अपन जानते हैं, E की वैल्यू 1.6 10⁻19 होता है कूलम, और पाई की वैल्यू आप फिक्स जानते हो 3.14, और m आप मास ऑफ जानते हो, क्या लिखोगे 9.1 × 10⁻31 kg। ये सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आपको याद रखनी है, r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.529 एंगस्ट्रम। ये आपको क्या है, डायरेक्ट याद रखनी है इंटू n²। तो आपको ये जो वैल्यू आई है 529, ये आपको क्या है, डायरेक्ट याद रखनी है। ओके।
देखो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन क्यूब के, तो अपन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल अपन इंक्रीज करेंगे। तो एन इक्वल्स टू 1 2 3, अपन एन इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो अपन देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर की जो वैल्यू आएगी वो आर एन की जो वैल्यू आएगी, जैसे R1 बोल सकते हैं अपन, तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रम, जिसको अपन क्या बोलेंगे भाई, बोर रेडियस। क्या बोलेंगे, बोर रेडियस। ठीक है। इसके अलावा अपन n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो देखो 2 को अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 का डायरेक्टली 2 का स्क्वायर, यानी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इंटू R1, या बोल सकते हैं 4 इंटू ए नोट से लिखेंगे। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, ए नोट से, बोर रेडियस को, तो ए नोट भी लिख सकते हैं। n इक्वल्स टू 3 के ऊपर बात करें तो अपन यहाँ पे 9R1 या 9 ए नोट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो अपन यहाँ पे अपन बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल की 1:2:3 डैश 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 करके छोड़ें, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए नोट रेशियो, आप क्या देखोगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए नोट को भी अपन 1 मान के चलें तो 1:4:9:16, इस तरह से अपन क्या है छोड़ सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रही है तो उसके स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट आपके वैल्यू आएगी। दूसरा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि आर है वो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जेड की वैल्यू अपन 1 ली थी भाई, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 1, यानी H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, n की जो वैल्यू है वो 1 है, कांस्टेंट है, और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, z के r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले अपन H एटम की बात करें, H एटम के लिए अपन क्या देखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी देखो, R की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकते हैं 1/1, तो 1 लिख सकता हूँ। दूसरा हीलियम एटम जो 2 नंबर पे आता है, जेड की वैल्यू क्या आती है 2, तो उसके लिए आप रेडियस लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, हाफ लिखोगे। तीसरा हीलियम की बात करें, हीलियम के बाद लिथियम की बात करें, देखो लिथियम एटम की बात करें तो लिथियम में अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/3। तो इनका रेशियो कैसे आएगा, 1:1/3। तो इसको वैसे सॉर्ट आउट करें तो सॉर्ट आउट करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे 6 इसका एलसीएम ले लें तो 6:3:2, ये आपका क्या है, इनका सीक्वेंस आ जाएगा किसका भाई, नंबर ऑफ रेडियस का जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे ये किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का, ये हीलियम का और ये लिथियम का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जेड के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और एन के ये क्या था भाई, एन स्क्वायर के ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रम, ये आपको याद रखनी है, ये क्या होती है, बोर रेडियस। ओके, नेक्स्ट अपने क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर जो अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी अपन निकालने के लिए दोबारा अपन फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट का ही यूज़ में करना है, और वो यूज़ कैसे करना है उसको देखो आपको ध्यान से। अपन क्या लिखेंगे, mv²/r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो किसके बराबर था, kZe²/r² के। दूसरा अपन यहाँ पे क्या लिख रहे थे, जो सेकंड पोस्टुलेट थी वो क्या थी, mvr इक्वल्स टू था nh/2π। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद में आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। देखो mv²/r इंटू mvr, इधर क्या बचेगा भाई, kZe²/r²। ये जो वैल्यू है 2π आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा nh। ठीक है, यहाँ से अपन इसको क्या है थोड़ा सा रीअरेंज करें, देखो r और r आपका कैंसिल हो जाएगा, और वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बची है, और राइट साइड में आपके पास 2π kZe²/nh, ये वैल्यू आपके सामने बची हुई है। तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करने जा रहे हैं। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0।
ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से पाई और 2 पाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बच जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये आपकी क्या आ गई भाई, फाइनल आपके सामने वेलोसिटी आ गई, v इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये आपके सामने क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब देखो इन सभी के अंदर वैल्यू पुटअप करें, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की। ये सारी वैल्यू अपन जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। आपका एच होता है वो 6.6 10 की पावर -34 होता है जूल सेकंड। ठीक है, इसके अलावा अपन एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो भी अपन ने पढ़ ली 8.85 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, v की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है भाई, 3 × 10 की घात 8/137। और ये जो वैल्यू बच रही है z अपॉन n, ये आपने अलग से रख दी मैंने, z अपॉन n। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आपको ये याद रखना है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 137। ये आपकी फ़िक्स वैल्यू है। ये स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में लिख रखी है मैंने, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट का 137वां भाग यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब अपन इसको अपन डिवाइड करेंगे तो देखो 3 × 10 की पावर 8 को 137 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.18 10 की पावर 6। देखो z अपॉन n, ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी भाई, वेलोसिटी की। तो इसको आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, 2.18 × 10 की पावर 6 z अपॉन n, ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि v का यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले लें, जैसे n का मान वहाँ पे 1 लेकर सोल्व करें तो v1 लेकर 2.18 10 की पावर 6, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो 4H एटम लगाए लिखें 4H एटम, तो Z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी आपकी यूनिट लगा के शो कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए अपन सोल्व करें तो V2 कितना आ जाएगा, देखो 2 से अपन इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.09 मीटर पर सेकंड इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से n इक्वल्स टू 3 के लिए अपन चेक करें तो V3 की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी भाई, 0.3, यानी यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.73 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको 2-3 आपको वेलोसिटी ऑर्बिटल की याद रखनी है कि जैसे जैसे आपकी ऑर्बिटल बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो वेलोसिटी क्या है, घटती जा रही है। तो इसको आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं बेटा वो क्या होती है, 12mv²। क्या होती है, 12mv²। और v की जो वैल्यू है वो अभी अपन ने निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो वेलोसिटी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, तो v की जो वैल्यू होती है वो ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये आपकी क्या होती है, v की अभी जो फॉर्मूला निकाला था वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दे, अपन इस इक्वेशन में पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की। तो 12m इसका स्क्वायर करो Z² e की पावर 4 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h², राइट। तो अपन इसको थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म में लिख दें तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, Z² e की पावर 4m, ये तो नॉमिनेटर हो गया, 4 × 2 = 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h²। ये आपकी क्या आ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, इजी सा डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा फिर फोर्थ जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन फाइंड आउट करने के लिए U से डिनोट करते हैं, और वो जो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R। जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है KQ1 Q2 अपॉन R। तो KQ1 यहाँ पे अपन देख रहे हैं K क्या है कांस्टेंट, और Q1 की जगह क्या है ZE, और दूसरा क्या है भाई -E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। और Rn की यहाँ पे आपको क्या है वैल्यू रखनी है। जो R क्या थी रेडियस थी, रेडियस की जो वैल्यू अपन ने निकाली थी वो क्या थी भाई एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन पाई m ZE²। ये आपकी क्या है रेडियस की वैल्यू थी। तो इसको अपन यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पुटअप करवाओ। तो आप देख रहे हो क्या कि KZE² माइनस आगे साइन आ जाएगा अपॉन ये वैल्यू यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट n² h², राइट। और इसको अपन ऊपर नॉमिनेटर में पहुँचा दें, तो नॉमिनेटर के अंदर पहुँचेगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई पाई mZE²। ये आपके सामने क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। इसके K की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप कर दो, तो U का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ZE² यानी ZE² e⁴ आप देख रहे हो पाई m, और ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट n² और h², राइट। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो Z² हो गया, E का स्क्वायर पाई, ये सारी वैल्यू रख दी। तो पाई से पाई को क्या कर दिया अपन कैंसिल कर रहे हैं, और कैंसिल करने के जो बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है U इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो भाई, ये माइनस आगे लगाएंगे -Z² e⁴ m अपॉन में क्या लिखोगे 8 ये 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² और h²। ये आपकी क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने आ गई है। तो अपन इन दोनों एनर्जी को अपन ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ऐड कर दें तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई टोटल एनर्जी। जो 5th पॉइंट है वो क्या है आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को देखो E से डिनोट कर रहे हैं, तो E इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको और उसको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और वो क्या है नेगेटिव वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो नेगेटिव वैल्यू अपन यहाँ पे क्या है दोनों को ऐड करेंगे तो देखो Z² e⁴ m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h² माइनस का Z² e⁴ m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h²। ये वैल्यू आपके पास बचेगी। ये बचने के बाद में देखो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो वहाँ से जो माइनस करेंगे तो देखो वहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/8 तो माइनस का 8 रह जाएगा। तो आपके पास E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी Z² e⁴ m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h² और ये माइनस में वैल्यू आएगी भाई, राइट। तो ये टोटल एनर्जी आपके सामने आ रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। Z² e² m एप्सिलॉन नॉट n² h²। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सभी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बाद में अपन यहाँ पे सभी की वैल्यू रखेंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है उस बात को देखो कि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है। तो इसका मतलब उसका एटम का क्या है एग्जिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग कर रहा है तो वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। नेगेटिव एनर्जी इसका मतलब वो उससे बाउंड है, किससे न्यूक्लियस से। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करें कि इन सभी की वैल्यू रखें फॉर H एटम के लिए सोल्व कर दें। सपोज करो कि ये सारी वैल्यू अपन क्या है कांस्टेंट E M ये सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ। ये सारी वैल्यू अपन रखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे जो वैल्यू आती है वो याद रखनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या है Z² अपॉन n²। ये आपके सामने आपको याद रखनी है। जो वैल्यू आएगी सभी को रखने के बाद में ये याद रखनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन यहाँ पे देख रहे हैं फॉर H एटम।
4 H एटम, तो H एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे E की जो वैल्यू आ रही है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये आपके सामने क्या आ रही है भाई, उसकी एनर्जी की वैल्यू आ रही है, किसकी, आपके इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड था। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 रखने के बाद में उसके अलग अलग ऑर्बिट्स की क्या है वैल्यू आ जाएगी, उसको भी अपन क्या है थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो क्या करेंगे, n = 4 n = 1, तो 1 की जो वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे E1 जो आएगा वो कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जिसको आपको याद रखना है, बहुत जगह पूछा जाता है। बोर मॉडल के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे अपन क्या है, n की जो वैल्यू है वो 2 ले लें, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो अपन यहाँ पे देखो E2 की जो वैल्यू आएगी वो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके सामने एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह n की वैल्यू कितनी रखें, 3 रखें, तो E3 की जो वैल्यू आएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अपन क्या है, n = 4 रखें, तो E4 इसी तरह से आपकी सभी वैल्यू क्या है, डिवाइड करने के बाद में 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आएगी भाई -0.85। तो ये वैल्यू क्या है, सारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट से बढ़कर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अपन यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, इनफाइनाइट जो ऑर्बिटल होती है उसकी जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये एनर्जी आपसे पूछ ली जाती है, इसको विशेष आपको क्या है ध्यान में रखना है। टॉपिक है बड़ा वेव नंबर, यानी जो अपनी क्या है कि इमिशन हो रहा है उनकी जो वेवलेंथ है, जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसको अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो अभी अपन ने निकाला है। उस एनर्जी को देखो, En की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे, En = -m e⁴ अपॉन 8 ε0² h²n², करेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब देखो इसके लिए अपन यहाँ पे 2 वैल्यू ले रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज के लिए मैं 1 लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 लगा देंगे। En2 जो सेकंड स्टेज लिखेंगे उसके लिए क्या लिखोगे, माइनस यही फॉर्मूला रह जाएगा, z² अपॉन 8 ε0² h²n², राइट। दैट इज़ फर्स्ट एंड दैट इज़ सेकंड। ये फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों इक्वेशन से अपन क्या है, बोर की थर्ड पोस्टुलेट यहाँ पे काम में लेंगे। और थर्ड पोस्टुलेट में अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या देखा था कि नीचे से ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जबकि ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिशन करता है एनर्जी का। और वो एनर्जी किसके बराबर थी, फोटोन की एनर्जी यानी hν के बराबर थी। तो अपन ने क्या लिखा था, En2 अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, En1 = क्या लिखा था अपन ने, hν, राइट। तो इन दोनों के वैल्यू अपन यहाँ पे दोनों इक्वेशन से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, hν = क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, माइनस का m e⁴ z² अपॉन 8 ε0² h²n², माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो m e⁴ z² अपॉन 8 ε0² h²n², राइट। ये दोनों वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी में भी, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि न्यू की जो वैल्यू आएगी, देखो मैं फर्स्ट पॉजिटिव को पहले लिख रहा हूँ, माइनस को ये, और ये चीज़ अपन क्या है, कॉमन ले रहा हूँ मैं, m e⁴ z² अपॉन में 8 ε0² h², ये पूरा मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आ जाएगी, 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। ये माइनस वाली लास्ट में लिख दी। इक्वल्स टू किसके बराबर है भैया, hν के बराबर है।
अब देखो एच न्यू, अपन यहाँ पे इस एच को इसके अपॉन में लिख रहा हूँ, तो न्यू इक्वल्स टू अपन पास जानते हैं सी अपॉन लेमडा भी होता है, तो सी अपॉन लेमडा अपन लिख सकते हैं। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या लिखोगे, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो न्यू लिखा है, ये एच इसके अपॉन में जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे पावर मैं 3 कर दूंगा और ये ब्रैकेट वाला सेम सिस्टम रहेगा भाई, n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखो आप देख रहे हो ये c भी अपॉन में भेजेंगे तो इसको अपन बोलते हैं वेव नंबर, एक तरह से वेव नंबर वी न्यू बार से लिखेंगे, 1 अपॉन लेमडा होता है और उसकी जो वैल्यू होती है एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब सी, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, राइट। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो आप देख रहे हो ये क्या है, पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन क्या है अलग से लिख देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट, m 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब सी, ये r के बराबर होती है। और r की जो वैल्यू याद रखनी है वो कितनी होती है, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये यूनिट याद रखनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं r पुटअप करने जा रहा हूँ, तो r पुटअप करेंगे तो न्यू बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन लेमडा, और वो वैल्यू क्या आएगी, r जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये अपनी क्या है, फाइनल डेरिवेशन अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इसको आपको क्या है एक स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है आप मेंशन कर सकते। नेक्स्ट अपना बेटा एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के अंदर देखो जो अपन ने एनर्जी ये सभी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ई का जो फार्मूला था वो क्या था, -13.6 अपॉन n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी और वो जेड के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू अपन ने 1 ली, तो 1 लेंगे तो -13.6, यहाँ पे अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। n इक्वल्स टू 1 के अंदर अपन क्या बोलेंगे, n इक्वल्स टू 1 को अपन बोलेंगे तो E1 बोलेंगे, उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, जो कि सबसे कम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो माइनस साइन है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को शो कर रहा है और उसकी एनर्जी सबसे कम यानी माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखनी। इसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी आपकी n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो आपकी वैल्यू 2 आएगी, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस लेवल को इसके अंदर जो वैल्यू आएगी तो अपन क्या लिखेंगे, -13.6 अपॉन यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी भाई, -3.4, जो अपन ने यहाँ पे शो कर रखी है। इसी तरह n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3 के लिए अपन यहाँ पे देखोगे n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो अपने पास E जो वैल्यू आएगी 3 की, जिसको अपन सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, सभी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी। इसी तरह फोर्थ की 0.52 और फिर ये देखो जीरो की तरफ पॉजिटिव वैल्यू की तरफ क्या है, बढ़ रही है। फिर यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, जीरो की ओर अग्रसर हो रही है, यानी इनफाइनाइट रेंज तक अपन देखेंगे तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी एनर्जी क्या है, कम होती जाएगी, यानी आपकी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ क्या है, बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू से कम होते हुए पॉजिटिव वैल्यू यानी जीरो की ओर वो क्या हो रही है, अग्रसर हो रही है। इसके अलावा फिर अपन यहाँ पे देखो इन दोनों एनर्जी के बीच का गैप पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि E1 माइनस E2 इसको अपन माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो E2 माइनस का E1, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस का 3.4 माइनस और माइनस का 13.6।
इसको अपन माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी देखो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये याद रखना है E2 माइनस E1 जो कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो आपको याद रखना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह से एक और का याद रखना है आपको, किसका, E3 माइनस का E1, उसको अपन को याद रखना है। वो कैसे करोगे, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी 3 की जो वैल्यू है वो माइनस की 1.51 है, माइनस और माइनस के ये वैल्यू क्या लिखेंगे भाई 13.6, इसको अपन माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो वो कितना होता है 12.09। तो ये आपका क्या है, छोटा सा क्या था अपना एनर्जी लेवल का छोटा सा डायग्राम है जिसको आपको याद रखना है। टॉपिक बेटा अपना क्या है, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ H एटम। तो H एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको बोर मॉडल समझाने में काफ़ी क्या है सक्षम रहा। तो उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया, तो उसने अपने एनर्जी लेवल ले लिए जो अभी अपने डायग्राम बनाया था, और उसकी थ्योरी के आधार पे उसने क्या है कि जब एक्साइटेड स्टेट यानी जो अपर स्टेट है ग्राउंड स्टेट को छोड़कर उससे इलेक्ट्रॉन क्या है नीचे जंप कर रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे एनर्जी क्या है वो इमिट करेगा, और वो इमिट करेगा तो उस टाइम पे स्पेक्ट्रम क्या है फाइंड आउट होता है। उसी स्पेक्ट्रम को उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया, तो उसने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ 5 यहाँ पे दिख रहे हैं जो एनर्जी लेवल्स जो दिखाई दे रहे हैं, उससे जब वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो उस टाइम पे एक सीरीज़ फाइंड आउट हो रही है जिसको अपन क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज़। क्या बोलेंगे भाई, लाइमन सीरीज़। तो फर्स्ट वाली जो सीरीज़ है उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ के अंदर आपको याद रखना है कि जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था किसका भाई, 1/λ का जो फॉर्मूला पढ़ा था 1/λ इक्वल्स टू क्या था, R1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला पढ़ा था इसके अंदर आपको याद रखना है क्या कि N1 की जो वैल्यू लेनी है वो तो क्या लेनी है 1, और N2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, 3, 4, यानी 2 से आगे वाली सारी वैल्यू आएंगी, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ ये बहुत सारी जो ऊपर जो एनर्जी लेवल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में क्या आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, और एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हो रहा है जिसको अपन क्या बोलेंगे लाइमन सीरीज़ के रूप में अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है आपका बामर सीरीज़। तो बामर सीरीज़ के अंदर क्या होगा, देखो बामर सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि इसी फॉर्मूले को ले लेंगे, बस आपको याद क्या रखना है कि N1 की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी और N2 की जो वैल्यू आएगी वो 3, 4, 5, 6। फॉर्मूला आपका यही रह जाएगा। यहाँ पे आप क्या रखोगे, N1 की जगह आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर, बाकी इसकी जगह 3, 4, 5 जो भी आएगी आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए अपन थर्ड की बात करें पास्सन की, तो पास्सन में क्या होगा, देखो पास्सन सीरीज़। तो पास्सन सीरीज़ में भी एक सीक्वेंस और बढ़ जाएगा, तो N1 की तो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी और N2 आएगा वो 4, 5, 6 डैश डैश करते हुए छोड़ देंगे। पास्सन के बाद में ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट की 4 नंबर पे क्या आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि N1 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, N2 की जो वैल्यू आएगी वो 5, 6, 7 डैश डैश करते हुए छोड़ देंगे। इसके अलावा जो लास्ट बचता है वो पी फुंड, जो अपन बात करते हैं फुंड जो सीरीज़ फाइंड आउट होती है उसके अंदर अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि N1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 और N2 की जो वैल्यू आएगी वो 6, 7, 8। तो यहाँ से ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब ग्राउंड स्टेट में अपर स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लाइमन सीरीज़ फाइंड आउट होगी, फिर अपर स्टेट से जो यहाँ पे n इक्वल्स टू सेकेंड के अंदर आ रहा है तो बामर सीरीज़ फाइंड आउट होगी, फिर थर्ड में आ रहा है ऊपर से तो पास्सन, फोर्थ में आ रहा है तो ब्रैकेट और फिफ्थ में आ रहा है तो फुंड सीरीज़ यहाँ पे फाइंड आउट होगी। तो इस बात को आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो ये एक छोटा सा आपका क्या है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम था जिसको बोर मॉडल क्या है एक्सप्लेन करने में सक्षम रहा। टॉपिक बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो अपन ने एटम के अंदर पढ़ा है कि एटम के अंदर जो
इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से उसको एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी में आ जाएगा। तो अपन को जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसको अपन क्या है, उसको फ्री कराने के लिए वहाँ से ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या है वहाँ से फ्री कराना है, मुक्त कराना कहने का मतलब। तो उस टाइम पे उसको दी गई जो एनर्जी है उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। करेक्ट है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी तो अपन उसको दी गई एनर्जी के बराबर शो कर देंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल को भी याद रखना आपको। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो इनफाइनाइट और आपकी E1 जो एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। E इनफाइनाइट तक ले जाना अपने को, E इनफाइनाइट माइनस EN1 है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा भाई, E जो पोटेंशियल है E बराबर EV0 लिख सकते हैं अपन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, EV0। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, E इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 0। तो माइनस का EN1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EV, और V की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकते हो, माइनस का EN1 अपॉन E। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी डिफाइन को आपको याद रखना है कि यानी वो पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन को उस पोटेंशियल से अपन एक्सेलरेट करें कि वो एटम के साथ कोलिजन करके वो उसे क्या कर दे, आयनाइज कर दे। कम कहने मतलब, या फिर दूसरे शब्दों में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फ्री कराने के लिए उसको कितना पोटेंशियल दिया जाए कि वो वहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए कहने मतलब। तो उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरी अपन बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। तो एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर आपको क्या देखना है कि आपको ग्राउंड स्टेट से दूसरी जो एनर्जी लेवल थी, जैसे अपन ने एनर्जी लेवल बनाए थे अलग अलग, जैसे ये फर्स्ट वाला था N1, ये N2 था, ये N3 था, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जैसे फर्स्ट से सेकंड में पहुँचा रहे हैं। तो उस टाइम पे इसको दी जाने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। यानी ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट के अंदर दूसरी तीसरी जिसी में भी पहुँचा रहे हैं तो उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन एनर्जी को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो E एक्साइटेशन, EX से लिख रहा हूँ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, EN2 माइनस EN1, इन दोनों का डिफरेंस। तो कहने का मतलब है दोनों का डिफरेंस अपन ने पढ़ा था 10.2 के बराबर था। तो 10.2 यानी फर्स्ट अपन ने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने ले रहे हैं भाई, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, जो माइनस का 3.4 थी, और इसकी जो वैल्यू निकाली थी अपन ने कितनी थी भाई, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। किसके बीच में भाई, जो अपन ने फर्स्ट से सेकंड के अंदर उसको रिलीज़ कराने के लिए इतनी एनर्जी अपने को उसको देनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आपके आ जाएगा। करेक्ट है। इसी तरह से इसके पोटेंशियल को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा इसी इक्वेशन को काम में ले लेंगे, यानी EX की वैल्यू EN2 माइनस EN1 लिख सकते हैं। तो इधर आप क्या लिखोगे, EV इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1, ठीक है। ये E इसके अपोन में भेज देंगे तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1 अपॉन E। ये आपका क्या आ गया भाई, पोटेंशियल आ जाएगा, EN2 माइनस का EN1 अपॉन E। तो ये पोटेंशियल कौन सा बोला जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। करेक्ट है। लास्ट अपना बचा है भाई बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उसको अनंत तक, इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो उस टाइम पे उसको दी गई एनर्जी, यानी इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जो दी गई एनर्जी है उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। यानी एटम की उसकी बाइंडिंग एनर्जी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे एनर्जी दे देंगे तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे अपन बात करें कि माइनस 13.6 थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि माइनस में है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्टेंस है एटम का। तो यदि उसको इतनी एनर्जी प्लस में दे दी जाए तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी कि आपको वो 0 आ जाएगी, और 0 होते ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
बेटा शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल की जो ड्रॉबैक्स रहे थे उनके बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। बोर मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन वो किस किस के ऊपर लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि छोटे या लाइट एटम के ऊपर ये मॉडल क्या है, लागू होता है। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि He प्लस लिथियम Li प्लस प्लस, यानी छोटे जो लाइट एटम होते हैं उन्हीं के ऊपर ये थ्योरी क्या है, लागू होती है। बड़े एटम के ऊपर ये थ्योरी लागू नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सभी एटम के ऊपर बोर मॉडल लागू नहीं होता है। सेकंड अपन बात करें कि ये बोर मॉडल ने उसने बोला कि न्यूक्लियस है वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, अपनी जगह फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है। न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट मास को अपन क्या है, इमेजिन नहीं कर सकते। यानी उसने जो बोला वो न्यूक्लियस का जो मास है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस, अपन क्या बोलेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये उसका क्या रहा, ड्रॉबैक रहा। तीसरा उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो उस अपन देखते हैं रियल में जो मोशन होती है वो इलेक्ट्रिकल भी होती है। यानी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसने जो सर्कुलर मोशन नाम दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी अपन क्या देख रहे हैं कि उनके जो इलिप्टिकल पाथ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या देखा था कि उसने जो ये अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जो वैल्यू होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जीमोन इफेक्ट और स्टोक इफेक्ट जो इफेक्ट होते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पूलिंग होती है, लगाते हैं, तो उस टाइम पे उसको अपन बोलते हैं जीमोन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वैल्यू होती है सेम वही, तो उसको अपन बोलते हैं स्टोक इफेक्ट। इसको भी वो क्या है, एक्सप्लेन करने में असक्षम रहा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, चौथा जो अपन बोल सकते हैं जीमान इफेक्ट एंड स्टोक इफेक्ट, इसको वो एक्सप्लेन करने में असक्षम रहा। इसके बाद में अपन बात करें कि उसकी जो इंटेंसिटी है, किसकी, जो रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम था, उसकी जो इंटेंसिटी है उसके बारे में भी वो क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो उसकी इंटेंसिटी के बारे में, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी वो क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर सका है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो सेकंड पोस्टुलेट उसने काम में ली थी, किसने, बोर मॉडल ने, वो सेकंड पोस्टुलेट अपन यहाँ पे एक बार मेंशन कर रहा हूँ मैं। आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स टू mv/r इक्वल्स टू आपने लिया था NH/2π। ये जो फॉर्मूला है उसने कहाँ से लिया, इसके बारे में वो नहीं बता सका कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। उसने सीधा ही सेकंड पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम को इसके बराबर मान लिया था, जो कहाँ से आया इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये क्या थी, कुछ इसकी क्या थी, जो ड्रॉबैक रहे थे, इनको थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान में रखना है। अपना टॉपिक है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो देखो जो सेकंड जो पोस्टुलेट थी जो अपने बोर मॉडल के अंदर, वो उसकी ड्रॉबैक भी रही, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या लिया था, एंगुलर मोमेंटम, जो L की जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई, mv/r इक्वल्स टू क्या थी, NH/2π। ये जो उसने सेकंड पोस्टुलेट ली थी, ये कहाँ से ली थी, ये उसकी क्या थी, कमी थी। उसने इसके बारे में बोर ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसके ड्रॉबैक भी थे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने अपनी क्या है,
जो थ्योरी दी है उससे ये चीज़ क्या हो रही प्रूव हो रही है। तो उसने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू बोर ने क्या बताया कि कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई फिक्स ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, तो उस टाइम पे वो तो न तो ऊर्जा को इमिट करता है न ही अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी न तो ऊर्जा वो फ्री करेगा न ही वो क्या है अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस टाइम पे अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कि जो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो मैटर वेव होती है जो यानी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने साथ क्या है एक वेव को भी एसोसिएट रखता है, और वो वेव वही हो सकती है कौन सी, स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव अपने 11th क्लास में पढ़ी थी, प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव। नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एनर्जी का वो ट्रांसफ़र करती है, नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव होती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, यानी उनके अंदर एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके चारों तरफ कौन सी वेव बननी चाहिए, स्टैंडिंग वेव बननी चाहिए। और स्टैंडिंग वेव तभी बनेगी जब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो अपन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों तरफ अपन ने क्या है वेव की इमेजिन कर ली। यहाँ पे इस डिस्टेंस को अपन लेमडा यानी एक वेव का साइकिल कंप्लीट हो गया, ये लेमडा प्लस ये लेमडा प्लस ये लेमडा, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं टोटल 4 लेमडा में पूरा साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अपन यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन को प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपकी जो इसकी रेडियस है, रेडियस r लेकर अपन क्या कर रहे हैं कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या मानेंगे 2πr, और वो किसके बराबर है, देखो ये लेमडा है तो सपोज़ करो ये यहाँ से लेकर ये लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा, तो कितने भी लेमडा बन सकते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि n लेमडा ये किसके वैल्यू के बराबर होगा भाई, n लेमडा के बराबर होगा। तो इसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ से अपन क्या मानेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आई है क्यों किसकी भाई, लेमडा की, तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2πr/n, ये आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई। अब अपन ने यहाँ पे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन अपन ने पढ़ रखी है, उसके अंदर अपन क्या लेते हैं P इक्वल्स टू क्या लेते हैं भाई h/λ, h/λ। ये डी ब्रोगली वेव जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में इससे जस्ट पहले ड्यूल नेचर वाले में पढ़ी थी, P इक्वल्स टू h/λ होता है। तो P की जगह अपन यहाँ पे मोमेंटम P और h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, और लेमडा की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट अप करने जा रहे हैं, तो 2πr/n यहाँ पे मैंने रख दी। तो ये n आपका ऊपर चला जाएगा तो आपके पास NH/2πr ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो P की इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। तो P इक्वल्स टू मैं लेफ्ट में क्या लिख रहा हूँ, देखो P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mv इक्वल्स टू आपके पास NH/2πr, ये वैल्यू आएगी। r इस इधर रिमूव कर दो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, mvr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NH/2π, mvr इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, NH/2π। तो mvr जो किसके बराबर था, एंगुलर मोमेंटम के बराबर था, और उसकी जो वैल्यू आ रही है NH/2π वो कैसे आई है, वो डी ब्रोगली ने इसको क्या है एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये जो वेव है ये तभी वेव कौन सी, स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगा, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी नहीं तो इमिट होती है नहीं अब्जॉर्ब होती है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि ये तभी पॉसिबल है जब 2πr की वैल्यू n लेमडा के बराबर लेंगे, और ये जो अपन इक्वेशन P इक्वल्स टू λ/h ये कहाँ से काम में लिए, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोलते हैं, P इक्वल्स टू h/λ, यहाँ से लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये सेकंड जो पोस्टुलेट थी ये अपनी क्या है, इससे कंप्लीट रूप से क्या हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन पूछे कितनी रखनी है, तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे पूरी 4 वेव बन रही हैं, 2 3 4, तो अपन यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखकर इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो n की जगह आप क्या रखोगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 4, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना लास्ट टॉपिक था, जिससे अपना ये एटम चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, तो आपके हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको इसके नोट्स और PDF के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करके सेंड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।